पार्ट 35 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। वो हेइन के इलाज के बाद के बारे में सोचकर बहुत दुखी होता है क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है हेइन की मेमोरीज जाने का। इधर बटलर सियोली के पास पहुंच गई थी अपना हिस्सा लेने के लिए, तो वो सियोली से अपना 5% यानी कि 45 बिलियन वॉन मांगती है। पैसे ले जाने के लिए वो तो एक बहुत बड़ी कार भी लेकर आई थी, पर सियोली कहती कि क्या मैंने तुमसे कोई उधार लिया है जो पैसे मांगने के लिए आई हो। बटलर कहती कि शायद ये आपको रूड लगे, पर किसी के लिए काम करने के बाद भी मुझे बहुत बार धोखा मिला है। मुझे तो आप दोनों की सारी सच्चाई पता है ना। जो सुन सियोली उसे एक बैंक का पासबुक देती है, इसमें उसने 60 बिलियन वॉन जमा कर दिए थे। बटलर तो ये देखकर बड़ी खुश होती है, पर सियोली उसे बताती कि मेरे परमिशन के बिना ये पैसे तुम निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने भी बहुत धोखा खाए हैं। इसीलिए जब तक तुम अपनी लॉयल्टी प्रूफ नहीं करती तब तक तुम्हें तो ये पैसे मिलने से रहे। इसीलिए अभी तो तुम्हें मेरे लिए और भी बहुत सारे काम करने हैं। जो सुनकर बटलर भी समझ जाती कि ये सियोली इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। इधर योंगदुरे में हिनवो की मॉम बहुत सारा किमची बना रही थी, क्योंकि हेइन की फैमिली अपने घर जाने वाली थी, तो वो उनके लिए बहुत सारा किमची अचार बना रही थी। सोनी ये देखकर हैरान होती तो उनसे पूछती कि आप इतना सारा कैसे बनाओगी, तो मॉम उसे हेल्प करने के लिए कहती है। पर तभी यहाँ पर दाहा आ जाती है, कहती कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मॉम उसे थोड़ा सा काम देती है, जो दाहा बहुत ही अच्छे से तेजी से कर लेती है। ये देखकर मॉम एंड मिसॉन हैरान होते हैं। तो मिसॉन दाहाई की कटिंग स्किल्स के बारे में अपने दोस्तों को बता रही थी कि वो कितने तेजी से सब्जियां काटती है, एंड बताती कि वो बहुत ही हिम्मत वाली है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दाहा जब सब्जियां काट रही थी तभी वहाँ पर हेइन की मॉम आ गई थी, जो दाहाई को ऐसे काम करता हुआ देखकर कहती कि तुम्हें लग रहा होगा ये सब करके तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगी और मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। दाहाई कहती कि मैं ऐसा सोच भी नहीं रही हूँ, बल्कि कुछ टाइम बाद मैं खुद ही चली जाऊंगी, इसलिए डोंट वरी मॉम। हेइन की मॉम कहती कि मुझे मॉम कहकर क्यों बुला रही हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दाहाई कहती पर मुझे पसंद है, क्योंकि आप वो पहले इंसान हो जिन्हें मैंने मॉम कहकर बुलाया है, सो प्लीज मुझे मॉम कहने से मना मत करिए। ये बोलकर वो अपना काम कंटिन्यू करती है। इवन बहुत जल्दी सब्जियां काट कर खत्म कर लेती है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मिसॉन के सारे दोस्त दाहाई के बारे में ये सब सुनकर उससे इम्प्रेस हो गए थे। तभी इधर हेइन आती है, तो मिसॉन के सारे फ्रेंड्स हेइन के ट्रीटमेंट के बारे में सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब मिसॉन के फ्रेंड्स यहाँ पर अपने नेल्स को डाई कर रही थी। इसके बारे में पूछती है तो मिसॉन बताती है कि बालसम से नेल्स को डाई करने से अगर वो कलर साल के पहले स्नोफॉल तक रही तो आपका पहला प्यार सक्सेस होता है। इसीलिए तो मेरी फ्रेंड बांगशिल हर साल अपने नेल्स को डाई करती है ताकि उसका पहला प्यार कामयाब हो जाए। हेइन को ये काफी रोमांटिक लगता है, पर मिसॉन की एक दोस्त कहती है इसके पीछे बांगशिल का एक और ही इरादा है। बांगशिल कहती कि ऐसा कोई बुरा इरादा नहीं है, अब तो उसका डिवोर्स भी हो चुका है। जोसन मिसॉन उसे चुप कराने लग जाती है, पर बांगशिल कहती है ऐसा मुझे पहले कभी फील नहीं हुआ था, पर कुछ टाइम से हम दोनों की मुलाकात कुछ ज्यादा ही हो रही है। मिसॉन के दोस्त भी उसे चुप कराने लग जाते हैं, पर बांगशिल कहती है कि आई होप मिस हेइन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेइन पूछती कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तो बांगशिल उसे कहती कि हाई स्कूल टाइम से ही हिनवो मुझसे बहुत फ्लर्ट किया करता था। चर्च में खाना देते टाइम हिनवो हमेशा मुझे सबसे ज्यादा स्नैक्स देता था, वो भी सबके सामने। जोसन मिसॉन की दोस्तों से बताती है वो इसलिए देता था क्योंकि तुम सबके खाना छीनकर खा जाती थी। मिसॉन हेइन से कहती कि इसकी बात को गलत मत समझना, ये तो ऐसे ही बकवास करती रहती है। तो हेइन अपनी रिंग पहनी हुई हाथ आगे करती है, जानबूझकर उन सबको रिंग दिखाने के लिए। एंड देन वो भी अपने नेल्स डाई करती है। देन वो हिनवो के ऑफिस से आने के लिए वेट करती है। सामने से उसकी कार आता हुआ देखकर उसे हाई करती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। हिनवो उसके पास आता है तो वो उसे अपनी डाई की हुई नेल दिखाती है। हिनवो पूछता है तुमने बालशाम क्यों लगाया। हेइन कहती कि ये मेरे लिए एक्साइटमेंट एंड होप है साल का पहला स्नोफॉल देखने का, जो मुझे लगा नहीं था कि मैं देख पाऊंगी, पर अभी ये पॉसिबल है। और अगर स्नोफॉल तक मेरे नेल्स का कलर रहा तो वो सच भी हो जाएगा। हिनवो कहता है क्या सच होगा। हेइन बताती है कि मेरा पहला प्यार, अगर स्नोफॉल तक ये कलर रहा तो मेरा पहला प्यार सक्सेस होगा। जोसन हिनवो शॉक्ड एंड थोड़ा जेलस होता है, तो उसे कहता है तुम्हारा फर्स्ट लव यानी वो बस वाला लड़का जिसे तुम दूर से देखकर खुश होती थी, उसी के ख्यालों में हर पल डूबी रहती थी। इवन उसे देखने के लिए तुम यूटर्न लेकर वापस आती थी, क्या तुम उस कमीने की बात कर रही हो। हेइन कहती है उसे गाली मत दो। जोसन हिनवो तो और जेलस होता है, तो हेइन उसे और थोड़ा टीज करते हुए कहती है कि आई होप इस साल जल्दी से स्नोफॉल हो जाए ताकि मुझे मेरा पहला प्यार मिल जाए। ये बोलकर वो हंसते हुए जाने लगती है। हिनवो कहता है कि यार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने तो मेरी रिंग भी पहन ली ना। ये बोलकर वो हेइन मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसे अभी तक तो पता ही नहीं था कि हेइन का पहला प्यार वही था। इधर युनसोंग को पता चलता है कि चेयरमैन होंग का बड़ा बेटा बॉम्सियोक ने सीक्रेटली क्वींस ग्रुप के बहुत सारे शेयर्स खरीद चुका था। इवन वही क्वींस ग्रुप के जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स थे एंड इवन पार्टनर कंपनीज के ओनर से मिल रहा था, जिससे युनसोंग सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो क्वींस फैमिली में वापस आ गया तो उसके और बाकी सबके शेयर्स मिलकर युनसोंग से ज्यादा हो जाएंगे, जिससे वो लोग क्वींस ग्रुप के चेयरमैन को बदल सकते हैं। पर सियोली कहती है कि जब तक हमारे पास वो पैसे है तब तक वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इधर युनसोंग वो सारा पैसा एक पेपर कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर देता है, जिन पैसों अब सिर्फ युनसोंग ही मैनेज कर सकता है। उन्हीं पैसों की हेल्प से युनसोंग क्वींस ग्रुप के शेयर्स खरीद रहा था ताकि वो क्वींस ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन सके, जिस बारे में हिनवो को पहले से पता था कि युनसोंग अब उन पैसों से क्वींस ग्रुप के शेयर्स खरीदेगा अपने पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए। इसका हिनवो एंड टीम पक्के सबूत ढूंढेंगे और अब उन्हीं पैसों से ये लोग युनसोंग को फंसाएंगे। तभी वो डिटेक्टिव कोनान बताता है कि वो ब्रोकर काफी दिनों से मिसिंग है। हिनवो भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कहाँ गया होगा, और तभी हम देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर उसकी लाश मिलती है, यानी युनसोंग ने उसे मरवा दिया था। इधर बटलर अपने पैसों के चक्कर में सियोली का कहा
मानकर योंगदुरी पहुंच जाती है इनकी फैमिली से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। इनकी मॉम को काम करता हुआ देखकर वो मस्का मारने लग जाती है एंड उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हुए और वापस से क्वींस टाउन में उनकी एंट्री कराने के लिए उनका मेकओवर करने लग जाती है। उनके साथ वो हिनवू के मॉम का भी मेकओवर कर देती है। वहीं पर उनकी झूठी तारीफ करते हुए उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। जैसे ये दोनों उसे बता देते हैं कि जर्मनी में अब हेइन का इलाज हो सकता है। इधर बोमजा आंटी अकेले गाँव में घूमने निकली थी, तभी उन्हें सामने से मिस्टर सॉन्ग मिल जाते हैं। तो वो अपनी बालों को थोड़ा ठीक करके उनके पास जाती है। मिस्टर सॉन्ग को भी इनसे ही मिलना था, तो वो कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए कुछ है, मगर वो मेरे घर पे रह गया है, इसीलिए हम रात में मिलते हैं। अब बोमजा आंटी सोच रही थी कि मिस्टर सॉन्ग उन्हें प्रपोज करेंगे, इसलिए वो थोड़ा अच्छे से तैयार होकर जाती है। कुछ देर में मिस्टर सॉन्ग आते हैं, पर उनके कुछ कहने से पहले ही बोमजा आंटी कहती है कि हम लोग कल ही वापस से अपने घर लौट जा रहे हैं। इसके बाद पता नहीं कब दोबारा यहाँ आना होगा। मुझे पता है कि आप कहना क्या चाहते हो, मुझे मलबेरी देने के बाद ही समझ आ गया था, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। शहर में मेरे बहुत सारे मूवेबल प्रॉपर्टीज है, एसेट्स हैं, कंपनी के स्टॉक्स हैं। इसके साथ ही मेरे 3 एक्स हस्बैंड रह चुके हैं। इन सबसे इनका मतलब था कि बोमजा आंटी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करके यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती, इसीलिए कहती हैं कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर मिस्टर सॉन्ग तो उन्हें कवर देते हैं, जिससे पहले बोमजा आंटी एक लव लेटर समझ लेती है। और मिस्टर सॉन्ग उन्हें बाद में बताते हैं कि ये कॉन्डोलेंस मनी है उनके डैड के गुजर जाने के लिए। अब डैड का नाम सुनकर बोमजा आंटी को फिर से उनकी याद आ जाती है, तो वो अपने डैड को मिस करते हुए रोने लग जाती है। तो मिस्टर सॉन्ग उन्हें कंसोल करते हैं, रुमाल देकर गुड बाय कहकर चले जाते हैं। इधर सुचल अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं और दाहाई कुछ और दिन यहाँ रुकेंगे, जब तक हमें सियोल में कोई नई जगह नहीं मिल जाती। मॉम डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें नई जगह क्यों ढूंढना है, हमारे साथ घर चलो। पर सुचल उन्हें बताता है कि बचपन से लेकर आज तक मैं आप दोनों पे ही डिपेंड रहा, पर मैं अब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे जो करना है वो करने दीजिए। मॉम तो दाहाई से कहने जाती है कि तुमने इसे पट्टी पढ़ाया है ना, पर सुचल उन्हें रोकते हुए कहता है कि आप डायरेक्टली दाहाई से बात नहीं कर सकती, आप हमारे अटॉर्नी मिस्टर हिनवू से बात करिए। पर हिनवू कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, तुम अपनी फैमिली मैटर खुद ही संभालो। तो हिन उन्हें कहती है कि जब जाने की बात हो ही रही है तो फिर मैं और हिनवू भी आपके साथ घर नहीं आएंगे, मैं हिनवू के साथ सियोल में उसके फ्लैट में ही रहूंगी। बहाना देते हुए कहते कि वहाँ से एयरपोर्ट पास होगा ना, क्योंकि हमें कुछ दिनों में जर्मनी भी तो जाना है। पर सुचल कहता है कि वहाँ से तो एयरपोर्ट और ज्यादा दूर है। तो हिन आगे कहते हैं कि हिनवू का फ्लैट एकदम नया है, थोड़ा छोटा है, पर वहाँ सब कुछ मौजूद है, हमारे घर की तरह नहीं जहाँ किचन जाने के लिए भी लिफ्ट से जाना पड़ता है, वहाँ तो बेकार में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। पर मॉम तो उसके बहाने समझ जाती है, कहती है कि तुम्हारे बहाने थोड़े ज्यादा ही लंबे हैं, और वैसे भी हम समझ सकते हैं कि तुम दोनों को अकेले टाइम बिताना है, अगर तुम दोनों के लिए कंफर्टेबल है तो ऐसा ही करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर बटलर सियोली को बताती है कि इनके फैमिली वाले कल ही यहाँ पर आने वाले हैं। सियोली कहती है आने दो, देखती हूँ क्या कर लेते हैं। तो बटलर उसे बताती है कि मैं वहाँ दाहाई से भी मिली, पर सियोली को पहले से ही पता था कि दाहाई वहाँ पे आई हुई है, क्योंकि जो आदमी युनवू के घर पे नजर रखा करते थे उनको सियोली ने ही वहाँ पे भेजा था। बटलर ने जब दाहाई से उसके वापस आने का रीजन पूछा था, तब दाहाई ने उसे बताया था कि सुचल ने जिस तरह से उसे ट्रीट किया था आज तक किसी ने भी उसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं किया, इसीलिए सुचल को धोखा देने के लिए उसे बहुत गिल्टी फील हुआ, इसीलिए वो उनका सब कुछ वापस करने आई है। पर ये बात इधर सियोली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। देन बटलर उसे बताती कि इनका इलाज हो सकता है जर्मनी में, जहाँ वो लोग अगले हफ्ते जाने वाले हैं। अब ये बात युनसोंग ने भी सुन लिया था। तो बटलर जब वापस जा रही थी तब युनसोंग ने उसे पता करने के लिए कहा कि इनका इलाज किस हॉस्पिटल में कहाँ पे होने वाला है और किस तरह से उसका इलाज हो सकता है। तो बटलर भी ये सब पता करने के काम में लग जाती है। इधर हेइन अपने रूम से आसमान की ओर देख रही थी, तब उसकी मॉम आती है तो दोनों ही खिड़की से बाहर देखने लग जाते हैं। तो हेइन उन्हें बताती है कि मैंने हाल ही में यहाँ से एक टूटता तारा दिखा था। तो मॉम बताती कि मैंने भी सपने में एक बार देखा था जब तुम मेरे पेट में थी, मैं हमेशा से एक प्यारी सी बेटी चाहती थी, सपने में टूटते तारे को देखकर मैंने यही प्रे किया था, और जब तुम इस दुनिया में आई तब मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। अब ऐसे बात करने में उन्हें काफी ऑकवर्डनेस फील हो रही थी, क्योंकि पिछले 20 सालों से दोनों ने अच्छे से बात ही नहीं किया था, इसलिए मॉम भी समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे बात करे। हेइन के साथ भी ऐसा ही था। तो वो कहती कि डोंट वरी मॉम, मेरे साथ भी ऐसा ही है, अचानक से थोड़ी ना एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ पड़ेगा, पर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए आपको बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह माँ बेटी में भी बॉन्डिंग सही होते जाता है। तो अगले दिन सुचल सभी के सामान वगैरह पैक कर देता है। मॉम एंड डैड से उसे यहाँ रुकने का परमिशन मिल जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो दाहाई से अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर दोनों सामने रहेंगे तो मॉम उसे हमेशा डांटती रहेगी। हेइन और हिनवू भी शहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। हिनवू की मॉम ने सबके लिए बहुत सारा किमची बनाया था, जो उन सबको पैक करके देती है। फिर हेइन को गले लगाकर ऑल द बेस्ट कहती है और जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी कहती है। इस तरह हेइन के मॉम डैड एंड बोमजा आंटी अपने घर चले जाते हैं और हिनवू हेइन को अपने फ्लैट में ले आता है, जहाँ लिफ्ट में उसे एक पड़ोस की आंटी मिलती है, जो हिनवू को देखकर कहती कि तुम तो वही 11th फ्लोर वाले बैचलर हो ना। जो सुन हेइन हिनवू का हाथ पकड़ कर कहती कि ये बैचलर नहीं है, मैं इनकी वाइफ हूँ। जिसुन आंटी शॉक्ड होती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा युनवू को अकेले रहते हुए देखा था। तो उन्हें देखकर कहती कि अच्छा तो तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, ऐसे तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हो। जिसुन दोनों स्माइल करते हुए उन्हें थैंक यू कहते हैं। अब नए शादीशुदा जोड़ों को देखकर हर पड़ोस की आंटी जैसे टीज किया करती है, वैसे ही ये भी चालू हो जाती है। युनवू और हेइन तो बस उनकी बात से सुनकर स्माइल करते रहते हैं। तो दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ हेइन युनवू से कहती कि अब तो ऑफिशियल हो गया कि हम दोनों एक नए शादीशुदा जोड़े हैं। वो पूछता है कि ऑफिशियल से तुम्हारा क्या मतलब है। हेइन कहती कि उस आंटी की बात नहीं सुना क्या, उन्होंने हमें न्यूली वेड्स कपल कहा, और अब वो लेडी इस बिल्डिंग के सभी लोगों को ये बात बता देगी 11th फ्लोर वाले बैचलर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से शादी की है। हिनवू स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ तो इससे क्या होगा। हेइन उसके करीब आते हुए कहती है कि फिर हमें न्यूलीवेड्स कपल की तरह एक्ट भी तो करना होगा ना, जैसे वो न्यूलीवेड्स कपल करते हैं। तो हिनवू भी उसे अपने करीब करते हुए कहता है कि अच्छा तो न्यूलीवेड्स कपल क्या करते हैं। जो सुन दोनों स्माइल करते हैं। इसी के साथ पार्ट 35 का यहीं पर होता है।
तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।